3, 2, 1. Welcome to our new topic, which is New Economic Policy of 1991. अभी तक हमने बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर में बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है वो देखा, फिर उसके नेचर फीचर्स के बारे में पढ़ा, फिर उसकी इंपॉर्टेंस देखी, फिर उसके डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट देखा जो कि 5 डायमेंशंस थे. अब हम यहां पर बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 देखेंगे. इस पॉलिसी की वजह से इंडिया के हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ा था. तो क्या था इस पॉलिसी के अंदर, मेन वो 3 चीजें कौन सी थी जिसने हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डाला था, वो 3 चीजें अपन यहां पर देखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. 3 मेजर कंपोनेंट उसके क्या थे? लिबरलाइजेशन, फ्रीडम, थोड़ा फ्रीडम प्रोवाइड करना, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रूल देना, ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. देखते हैं. लिबरलाइजेशन मतलब इट रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, क्वाटा मतलब रिजर्व रहता है जो पर्टिकुलर सेक्शन, उसका खत्म हो जाना, लाइसेंस का खत्म हो जाना, एंड मेनी मोर रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल व्हिच वर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991. तो 1991 के पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. इंडिया में जो ब्रिटिश रूल आया था वो कंपनीज के द्वारा आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आया था. तो माना ये जाने लगा था कि हमें बाहर से लोगों को यहाँ पे काम करने नहीं आने देना है, यहाँ के लोगों को बाहर काम करने नहीं जाने देना है. ठीक है, 1947 के बाद. अब 1947 से लेकर जब बाहर का कैपिटल इंडिया में नहीं आया, इंडिया का कैपिटल बाहर नहीं गया, तो कंडीशन वर्स्ट हो गई, बहुत बेकार हो गई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो चुका था ब्रिटिशर रूल के बाद, कॉलोनियल रूल के बाद. अब बात यह हुआ कि डिसीजन होने लगा कि नहीं, ये डिसीजन हमें दोबारा खत्म करना होगा कि बाहर से कैपिटल को आने दिया जाए, मतलब कि बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट होने दिया जाए. ठीक है, 1947 से लेकर 1991 तक बहुत प्रॉब्लम का सामना हुआ और आखिरकार 1991 में ये डिसीजन लिया गया कि हाँ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के थ्रू हम ये 3 चीजें, 3 बहुत बड़े चेंजेस हर बिजनेस के लिए लेकर आएंगे. वो 3 बड़े चेंजेस में सबसे पहला था लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है एंड ऑफ लाइसेंस क्वाटा, मतलब कि जो हर एक चीज के लिए तुम्हें लाइसेंस लेना था, गुड्स को प्रोड्यूस करना है उसके लिए लाइसेंस लेना है, ठीक है, गुड्स का प्राइस डिसाइड करना है उसके लिए, मतलब हर एक चीज के लिए लाइसेंस था. ठीक है, लाइसेंस, क्वाटा, रिजर्वेशन और बहुत सारे कंट्रोल जो गवर्नमेंट के थे बिजनेसेस के ऊपर, जिसके वजह से बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था. बिजनेसमैन ये प्रॉब्लम का सामना करते करते थक चुके थे. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने दूर कर दी. ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब लाइसेंस, मतलब कुछ देखो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज रहती हैं जहां लाइसेंस लेना जरूरी होता है, जैसे मीट हो गया, फिर क्रैकर्स हो गया, तो यहां लाइसेंस जरूरी है. लेकिन कुछ पावर प्लांट हो गए तो वहां पे लाइसेंस जरूरी है, लेकिन जो नॉन लाइसेंस, मतलब जहां पे लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है, उनको हटा दिया गया. ठीक है, अब उनको लाइसेंस लेना जरूरी नहीं था. तो इट रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस, क्वाटा, कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शन, ये सब खत्म हो गया जो इंडस्ट्रीज पे पहले 1991 पे था. लिबरलाइजेशन के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज बोली है? एबोलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू. अभी अपन ने पढ़ा कि कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी में लाइसेंस लेना खत्म हो गया था. ठीक है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस. ठीक है, पहले अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, बिजनेस को छोटा करना है उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो ये सब खत्म हो गए थे. इसके बाद रिडक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स कम हो गया था, गवर्नमेंट ने टैक्स जो है कम कर दिया था. फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज आराम से अपन स्टेट टू स्टेट मूव कर सकते थे. ठीक है, इसके बाद फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, अपने गुड्स का दाम अपन अपने हिसाब से रख सकते थे, लेकिन हाँ, मिनिमम गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए. तो फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस हो गया था. लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के समय लिबरलाइज, मतलब कि आप अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते थे. ठीक है, आसानी से आप इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब बाहर से इंपोर्ट मतलब क्या
कि बाहर से आप सामान खरीद सकते हो, बाहर के देशों से आप सामान खरीद सकते हो। एक्सपोर्ट मतलब क्या, आप अपना सामान बाहर के देशों में बेच सकते हो। तो दोनों काम आप कर सकते थे। अब इजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर ऑफ अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, ठीक है, मतलब कि बाहर के देश के लोग, बाहर के देश की कंट्री, बाहर मतलब बाहर के लोग, अपने देश के पॉलिटिकल फ्रंटायर के बाहर के लोग इंडिया में आके निवेश कर सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे। ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया था, इजी हो गया था, और ये जरूरी था 1991 के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी लिबरलाइजेशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन पढ़ते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ग्रेटर रोल अपन ने किसको दिया? प्राइवेट सेक्टर को दिया, एंड रेड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। मतलब कि पब्लिक सेक्टर मतलब क्या? जो गवर्नमेंट के द्वारा रन होते हैं, भेल, सेल, गेल, है ना, BHEL हो गया, गेल हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, ये मतलब गवर्नमेंट कंपनीज है। तो जो चीज पब्लिक सेक्टर के पास थी, पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया। मतलब कोई भी अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, ठीक है। ये चीज होने लग गई, प्राइवेटाइजेशन इसको कहा जाता है, गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एक्सेप्ट इन मतलब इन प्लेस ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर को छोड़ के हम प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल देने लग गए थे। तीन चीजें इसमें इंक्लूड है प्राइवेटाइजेशन में। पहली कौन सी है? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इनटू पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। तो देखो, जैसे 100% शेयर किसके पास थे? अभी पब्लिक के पास थे, पब्लिक सेक्टर के पास थे, ठीक है। तो वो अपने जो शेयर्स हैं वो सेल करने स्टार्ट कर देते, सेल टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर के 100% जो शेयर्स थे वो उसने क्या स्टार्ट कर दिया था? उसने सेल करना स्टार्ट कर दिया था टू प्राइवेट सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है, जब सरकार को पैसा चाहिए होता है और कोई रास्ता नहीं होता है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अपने शेयर्स बेचती है प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। मतलब उसका हक कम हो जाता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पर। सेटिंग अप ऑफ BIFR क्या था? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, ध्यान देना, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, वॉज सेटअप टू रिवाइव, मतलब दोबारा उसको अच्छे से स्टार्ट करना, या क्लोज सिक यूनिट का यहां पे वो मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली वो कंपनीज जो बहुत ही बुरी हालत में थी, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत बेकार था, ठीक है, जो आगे कंटिन्यू नहीं रख सकती थी, या तो उनको रिवाइव करो, मतलब उनमें और फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट करो, मतलब कैटेगरी बना दी थी कि ये इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं, ये इंडस्ट्रीज हाँ सही की जा सकती है, रिवाइव हो सकती है, और इन इंडस्ट्रीज को बंद ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये बोर्ड बना था BIFR, ठीक है। जो कंपनीज रिवाइव होने की हालत में थी, मतलब जिसमें सुधार लाया जा सकता था, उनमें सुधार लाया गया, रिवाइव किया गया। रिवाइव का मतलब तो अब पता ही होगा सबको, है ना। और जो सिक यूनिट थी, मतलब कि जो जिनको सुधारा नहीं जा सकता था, बहुत ही बुरी कंडीशन में थी जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के द्वारा, वो उनको क्या कर दिया गया? उनको क्लोज कर दिया गया, ठीक है। ये डिसीजन किसने लिया? BIFR ने लिया। इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सफरिंग लॉस, ठीक है। तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लॉस सफर कर रही थी, या तो उनको रिवाइव किया गया या फिर उनको क्लोज डाउन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। डिसीजन किसने लिया? BIFR ने। डायल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट, ध्यान से समझना। यहां पे अपन ने क्या देखा कि पब्लिक सेक्टर अपने 100% जो शेयर थे, 100% मतलब ऐसा नहीं होता कि 100% पूरे शेयर्स बेच दिए, ठीक है। वो धीरे धीरे 10% शेयर, फिर 20% शेयर, फिर 30% शेयर, ऐसे कर करके सेल करती है प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो अब अगर ये सेल करते 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 51% से ज्यादा गवर्नमेंट कंपनी का शेयर प्राइवेट सेक्टर को बिक गया, तो वो कंपनी प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप में आ जाएगी। दोबारा एक बार बोलता हूं, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो 100% शेयर अभी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट उनको धीरे धीरे सेल करेगी। पहले 10%, मतलब जितनी आवश्यकता है उतना वो सेल करेगी, पहले 10%, फिर 20%। अगर ऐसा करते करते गवर्नमेंट कंपनीज ने अपने 51% शेयर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को दे दिए, ठीक है, तो वो कंपनी की ओनरशिप, उस कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल
प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इस चीज को बोलते हैं डायल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट। 51% और मोर विद प्राइवेट सेक्टर विल रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब वो कंपनी पहले गवर्नमेंट की कहलाती थी, अब वो प्राइवेट कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की एक डेफिनेशन ध्यान रखना, इट रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, मतलब जब एक पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन जाए, कहीं पे भी सामान बेचना, कहीं पे से भी सामान खरीदना आसान हो जाए, उस एक कंडीशन को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि इंडिया से ज्यादातर अपन सामान बाहर नहीं बेच सकते थे, ना बाहर से सामान अपन इंडिया में ला सकते थे 1991 के पहले। लेकिन 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन कर दिया, किसी भी कंट्री से आप सामान खरीद सकते हो, किसी भी कंट्री को आप सामान बेच सकते हो। इस चीज को बोलते हैं इट रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी। इट इंक्लूड्स इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, मतलब आजादी है इंपोर्ट करने की। गवर्नमेंट रिमूव मैनी रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। यहां पे एक वर्ड आया कैपिटल गुड्स, तो ध्यान से सुनना, वो सामान जो किसी और सामान को प्रोड्यूस करने में मदद करे उसको बोलते हैं कैपिटल गुड, जैसे टूल्स, मशीनरी। ठीक है, अब मशीनरी से अपन दूसरे सामान बनाते हैं तो मशीनरी को यहां पे बोलेंगे कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट कर सकते थे बाहर के देशों से, बाहर की कंट्री से आसानी से। ये चीज हो जाने के बाद, ग्लोबलाइजेशन हो जाने के बाद, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा वाज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा। ठीक है, तो यहां पे फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया था फेमा से। बहुत सारे बदलाव आए थे इसके अंदर, लेकिन अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना सिलेबस में कवर्ड नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि फेरा जो है फेमा में कन्वर्ट हो गया था और बहुत सारे अपडेशन के साथ हुआ था। ठीक है, कब? ग्लोबलाइजेशन के समय। इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ती थी, पे करना पड़ती थी, उसका भी एवोल्यूशन हो गया, खत्म हो गया था। ठीक है, इसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिजिकल बाउंड्रीज वेयर नो बैरियर फॉर बिजनेस। मतलब 1991 के पहले आप अपनी कंपनी के द्वारा बना हुआ सामान केवल अपनी फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर बेच सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब ग्लोबलाइजेशन के बाद फिजिकल बाउंड्रीज वेयर नो बैरियर मींस यू कैन सेल योर आइटम एनीवेयर वेयर यू वांट टू सेल। ठीक है, मतलब कहीं भी आप अपने बना हुआ, अपनी इंडस्ट्री का बना हुआ सामान आप सेल कर सकते थे, मतलब उसको एक्सपोर्ट कर सकते थे, बाहर के देशों में जाकर भी उसको सेल कर सकते थे। तो यहां पर 3 पॉलिसी के बारे में अपन ने डिस्कस करा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में, लिबरलाइजेशन मतलब एंड ऑफ लाइसेंस क्वार्टर रेस्ट्रिक्शन विच वी हैव put by the government on the business। ठीक है, दूसरा प्राइवेटाइजेशन मींस गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर नॉट पब्लिक सेक्टर। फिर इसके बाद थर्ड वन अपन ने डिस्कस करा ग्लोबलाइजेशन, इट रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन फिजिकल बाउंड्रीज वेयर नो बैरियर फॉर बिजनेस। आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके।